बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 हम पढ़ रहे हैं। दूसरा लेक्चर होगा। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने पहले 10 डेफिनेशंस को देखा। तो आज हम 11वीं डेफिनेशन को देखेंगे। जो 11वीं डेफिनेशन है बेटा वो हमारे पास कनगो की है। कनगो बेसिकली ये लफ्ज कानून गो ही है, लेकिन इसे हम कनगो ही पढ़ते हैं। कनगो आपको पता है ये ब्रिज ऑफिसर होता है जो कि ब्रिज का काम करता है पटवारी और तहसीलदार के दरमियान में। तो ये क्या होता है, लीगली जो काम पटवारी ने रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ होता है उसे क्रॉस चेक कर रहा होता है। तो इसमें जो है ना यही कहा गया है सुपरवाइजिंग टप्पेदार। तो ये जो है ना ये कानून गो होगा। उसके बाद या कानून गो इसे आप कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन लैंड लॉर्ड की। तो लैंड लॉर्ड और लैंड ऑनर को हम इकट्ठे देखते हैं। तो लैंड लॉर्ड को हम कहेंगे आप जागीरदार कहेंगे, जबकि लैंड ऑनर को आप जमींदार कहेंगे। सिंपल सी ये बात है। तो लैंड लॉर्ड क्या होगा, जागीरदार क्या होगा? होता ये था पहले जमाने में अंग्रेज सरकार 200 एकड़ 300 मुरब्बे जमीन दे देती थी किसे, लैंड लॉर्ड को, किसी एक शख्स को। उसे कहती थी, अपने वफादार को उसे कहती कि आपने क्या करना है, इसके ऊपर जाके काश्तकारी करवानी है। यहाँ से जो आउटपुट आए, जो प्रोडक्शन हो, उसमें से अपना हिस्सा रखने के बाद बाकी क्या करना है, गवर्नमेंट को जमा करवाना है। तो जागीरदार को जमीन दी जाती थी एक मखसूस टाइम के लिए, 100 साल के लिए, 50 साल के लिए, 30 साल के लिए। वो फिर आगे क्या करता, टेनेंट रखता था। टेनेंट कहते हैं किराएदार को, मुजारे को। वो मुजारों से काम करवाता और वहां से जो प्रोडक्शन होती उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता, कुछ गवर्नमेंट को जमा करवा देता। वो था लैंड लॉर्ड। यही कहा गया है कि इसमें लैंड लॉर्ड वो क्या होगा, उसके अंडर क्या होंगे, टेनेंट होंगे। टेनेंट क्या करेंगे, जमीन पे काश्तकारी करेंगे और वो काश्तकारी करवाएगा उनसे, अपने मुजारों से। इसमें जो है ना स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए वो जो है ना ये जमीन उसे आगे दे सकता है रेंट पे। इसमें लस्सी का लफ्ज भी यूज किया गया है। तो ये बेसिकली आप लीज को कह लेंगे, जो 100 साल के लिए, 50 साल के लिए, 30 साल के लिए, मतलब किसी को अगर लीज पे दे रहा है वो आगे कुछ जमीन, तो वो क्या कहलाएगा, वो भी क्या होगा जी, मतलब लैंड लॉर्ड के अंडर ही होगा। जबकि लैंड ऑनर कौन सा होगा, जमींदार, जिसके नाम पे क्या हो, कुछ ना कुछ जमीन हो। होल्डिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड, जिसके जमीन नाम पे कुछ ना कुछ क्या हो, जमीन हो, मलकियत हो, स्टेट हो, या फिर कुछ हिस्सा हो जमीन का। तो वो क्या होगा, मिसाल के तौर पे आपके ने जमीन खरीदी है, आप क्या करेंगे, उसका लैंड ऑनर बनेंगे, आप अपने नाम करवाएंगे वो जमीन। तो वो आप क्या करेंगे, लैंड ऑनर कहलाएंगे, लॉर्ड, लैंड लॉर्ड नहीं कहलवाएंगे। अगर आपको गवर्नमेंट ने जमीन दे दी है 500 एकड़ कि ये ने जिस पे काश्तकारी करवाएं, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपने ले ली, आपने फिर आगे मुजारे रखे हुए, तो आप क्या कहलाएंगे, लैंड लॉर्ड कहलाएंगे। वो जमीन आपकी मलकियत नहीं है, आप उसे आगे बेच नहीं सकते। लैंड ऑनर जो अपनी जो जमीन है, जो होल्डिंग होगी उसके नाम पे, वो आगे ट्रांसफर कर सकता है, बेच सकता है। तो ये फर्क है मेन। तो लैंड ऑनर, इसमें सवाल क्या बन सकता है, अब सवाल एक तो ये बन सकता है कि जो टेनेंट होगा वो किसके अंडर होगा, इस कानून के मुताबिक टेनेंट किसके अंडर होगा, लैंड लॉर्ड के अंडर होगा। टेनेंट मुजारा, आगे जिसे जमीन किराए पे दी जाए, वो टेनेंट कहलाएगा। तो इसमें यही बात जो है ना बताई गई है, जो लैंड ऑनर होगा वो टेनेंट नहीं हो सकता कभी भी। वो टेनेंट नहीं, विच डज नॉट इंक्लूड द टेनेंट, वो टेनेंट नहीं हो सकता। ठीक हो गया। इसमें मेन जो बात है दोनों में वो यही समझाई गई है, लैंड लॉर्ड और लैंड ऑनर में लैंड लॉर्ड जागीरदार, लैंड ऑनर जमींदार। मेन फर्क इसमें ये है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो लैंड रेवेन्यू की है। तो लैंड रेवेन्यू का आपको पता है कि इसमें क्या कहा गया, मींस लैंड रेवेन्यू असेस्ड, जिसे असेस किया गया हो या जो असेसिबल हो अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत। मतलब लैंड रेवेन्यू क्या होता है, वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट क्या करती है, जो सहूलियात देती है, ड्यू टू इरिगेशन सहूलियात देती है किसानों को, जमींदारों को। किस लिए, पानी के हवाले से सहूलियात, को ट्यूबवेल लगा दिया है गवर्नमेंट ने, या आपको रास्ता दे दिया है पानी का। तो वो जो सहूलियात गवर्नमेंट देती है उसके बदले में गवर्नमेंट क्या करती है, जो जमीन से प्रोडक्शन होती है उसके ऊपर क्या लेती है, टैक्स लेती है, रेवेन्यू लेती है। उसी को क्या कहा गया, लैंड रेवेन्यू कहा गया है। नेक्स्ट हमारे पास है जी लीगल प्रैक्टिशनर। ये हमारे पास क्या होंगे, ये सारे के सारे वकील होंगे जो किसी भी अदालत में किसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब इसमें जो सवाल बन सकता है वो ये बनेगा कि एक्ट का आपने याद रखना है कि लीगल
प्रैक्टिशनर एक्ट 1879, इस एक्ट के तहत तो क्या होंगे जी आप लीगल प्रैक्टिशनर होगा इस कानून में, ये इसमें बात बताई गई है, ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास पॉइंट जो डेफिनेशन है वो है जी हमारे पास नेट एसेट की। अब नेट एसेट को मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाता हूं। आपके पास 5 एकड़ जमीन है, आपने आजकल जिस तरह गंदम का सीजन है, आपने गंदम काश्त की हुई है। गंदम काश्त करने के लिए आप जमीन मिसाल के तौर पे आपने लीज पे ले ली है, किसी से किराए पे ठेके पे ले ली है, ठेका आपको देना है, फिर आपने उसमें हल चलाया उसके पैसे, फिर आपने उसमें बीज उसमें बखेरा उसके पैसे, फिर आपने उसमें पानी लगाया, उसमें खाद डाली, उसमें स्प्रे किया, उसकी कटाई तक, इवन कटाई के बाद वो जो कस्टम्स होती हैं, जो रिवाज होती हैं, रस्म रिवाज कि जी ये जो मन है ये नाई का हो गया, नाई को दिया करते थे। इसी तरह से इमाम मस्जिद का एक मन हुआ करता था। इसी तरह से जो है ना जी पीर साहब हैं तो कोई उनके को गंदम के दाने थे। तो उन सारों को निकाल के जो आपके पास बचत होगी उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लेगी, वो आपका नेट एसेट कराएगा। मिसाल के तौर पे आपने 5 लाख लगा दिए, आपने जो काश्तकारी की जमीन ठेके पे लेने से लेके हर चीज जो आपने जो खर्चा किया फसल को काश्त करने में वो 5 लाख हो गया। आपने वो जो फसल हुई वो 10 लाख की बेच दी, जो वहां से गंदम हुई वो आपने 10 लाख में बेच दी। अब जो गवर्नमेंट टैक्स लेगी है, जो आपका नेट एसेट होगा वो 5 लाख होंगे, ऊपर वाले खर्चे निकाल के, हर चीज को निकाल के वो जो 5 लाख आपके बचेंगे वो क्या होगा, आपका नेट एसेट होगा। उसी के ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स लेगी। तो ये नेट एसेट में उसने बताया कि वाटर के रेट्स हैं, आपके वाटर के रेट्स शामिल होगा। अब ये पूछ सकता है कि इसमें ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस का कि उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है। उसमें हर वो चीज शामिल है जो आप गवर्नमेंट जो आपने लगाई फसल के ऊपर, आपका जो प्रॉफिट होगा, बचत जो होगी वो आपका नेट एसेट कराएगा। इसमें ये बात समझाई गई है, ठीक हो। एनुअल सरप्लस का लफ्ज यूज किया गया, सरप्लस इजाफी जो मतलब जो बचत होगी आपकी वो इसमें शामिल होगी। इसमें सारी चीजें बताई गई हैं जी। इरिगेशन के लिए आपने जो ना बीज सीड डाला है, इसमें आपने खाद डाली है, इसमें हर एक चीज उसमें शामिल हो जाएगी। ये आपने पढ़ लेना है, नेट एसेट की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है पटवारी की। पटवारी आपको बताया कि ये बेसिकली क्या होता है, विलेज ऑफिसर होता है जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है किसी भी माहौल का। तो ये क्या करता है बेसिकली, जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है ये उसके नीचे होता है, कानून गो जिसे हम कहते हैं उसके अंडर होता है ये। और इसके अंडर आप कह सकते हैं कि हमारे पास नंबरदार होता है। तो इस तरह से हमने 3 विलेज ऑफिसर देखे थे। तो इसमें सारी वही बात बताई गई, पटवारी कौन होगा इस कानून के मुताबिक। पे के अंदर क्या बताया गया कि इसके अंदर जो है ना बताया गया पे में हमारे पास विद ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्निट एक्सपेंसेस इंक्लूड व्हेन यूज्ड विद रेफरेंस टू रेंट, डिलीवर एंड रेंडर विद देयर ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्निट एक्सपेंसेस। मतलब वो तमाम जमीन के साथ जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो मतलब है कि इसमें बताया गया है कि सारी चीजें शामिल होगी। इंक्लूड व्हेन यूज्ड टू रेफरेंस टू रेंट आगे है, चाहे जमीन का या उसके साथ में बाकी चीजें हैं, वो सारी की सारी जो है ना पेएबल होंगी किसी गवर्नमेंट को, ये बताया गया इस कानून के मतलब पे का मतलब ये है। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब ये है मींस प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल मेड अंडर दिस एक्ट। तो इसमें मतलब आप ये कह सकते हैं कोई बात आपको नहीं समझ आ रही, इस एक्ट के तहत जो रूल बनाएंगे, इसके कुछ रूल्स भी हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे उन्हें। तो उसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। तो इसमें ये बताया गया मीन प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर जो रूल्स बनाए गए हैं उसका मुताबिक जो है ना ये चीजें होंगी इसमें। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या है जी, इसमें कुछ ऐसा है नहीं समझने वाला या सवाल बनने वाला। रेट एंड सेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें बताया गया जी मीन्स रेट एंड सेस विच आर प्राइमरली पेबल बाय लैंड ऑनर। लैंड ऑनर जो होगा वो पे करेगा, जो कि पेबल होंगे। वो कौन कौन से रेट हो सकते हैं, वो लोकल रेट हो सकते हैं जिसमें वो कह रहा है कि जो है ना जी लैंड ऑनर जो है ना क्या करेगा जी पे करेगा, जिसमें उसने बताया कि सप्लाई ऑफ वाटर स्टोरेज की सप्लाई के लिए कोई आप गवर्नमेंट आपको करके दे रही है, उसके जो रेट होंगे जो टैक्स होंगे वो लैंड ओनर पे करेगा। ड्रेनेज एंड रिक्लेमेशन ऑफ स्वैम्प्स नीचे देखिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लड से बचाने के लिए
अगर गवर्नमेंट ने कुछ करना है तो वो भी, उसके भी जो है ना गवर्नमेंट आपसे पैसे लेगी लैंड ओनर से, कल्टीवेशन एरिगेशन के लिए, उसके बाद उसने क्या अकोमोडेशन ऑफ वाटर के लिए, और अरेजन ऑफ रिवर, दरियाओं का जो कटाव होता है उसके भी लैंड ओनर से पैसे चार्ज किए जाएंगे, जो रेट होगा वो लिया जाएगा। इसमें ये बताया गया है। सेस में बताया गया है, इसमें विलेज ऑफिसर सेस, विलेज ऑफिसर सेस में आपने आजकल तो खत्म हो गया, पछोतरा का एक लफ्ज आपने सुना होगा। विलेज ऑफिसर में आप ये देखिए कि नंबरदार जो होता है वो आखिरी बंदा होता है, जो गांव में घर घर जाके क्या करता था, अंग्रेज सरकार के लिए या गवर्नमेंट के लिए जो रेवेन्यू था वो इकट्ठा किया करता। उस वक्त गंदम भी इकट्ठी की जाती थी, तो वो इकट्ठी करके गवर्नमेंट को जमा करवा देता, माल खाने में गवर्नमेंट के पास पहुंच जाती। तो वो जो जाके घर घर जाके इकट्ठी करेगा और जो मेहनत करेगा उसके बदले में उसे 5% दिया जाता, जिसे हम पचौतरा कहा करते थे। तो उसी को क्या कहा गया, विलेज ऑफिसर सेस कहा गया है। उस पचौतरे को क्या कहा गया है, विलेज ऑफिसर सेस कहा गया है। आजकल तो आपको टैक्स खत्म हो गया है, जमीन के ऊपर जितने भी थे, तो अब ये भी खत्म हो चुका है। तो विलेज ऑफिसर सेस का मतलब ये है, अब आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। उसके बाद उसने कहा है कि द सम पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ विलेज एक्सपेंसेस, विलेज के एक्सपेंसेस से आने जाने के लिए जो अखराजात उसके लग रहे हैं वो भी क्या होंगे जी, पे होंगे यहाँ से। ये बताया गया इसमें रेट एंड सेस में। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है, वो क्या है जी, वो है जी हमारे पास रेंट की। अब रेंट में उसने कहा है कि जो पेएबल टू लैंडलॉर्ड, जो कि लैंडलॉर्ड को पे की जाएगी। लैंडलॉर्ड को पे कौन पे करेगा, टेनेंट पे करेगा। वो मनी की शक्ल में हो सकती है या मनी के अलावा भी हो सकती है। पहले जमाने में या आजकल भी आपको पता है कि जो मालिक होता है, जो जमीन आगे ठेके पे देता है, अक्सर वो क्या करता है, वो कहता है जी पैसे दे दो, या वो कहता है जी मुझे गंदम तोल दे। जो भी फसल होती है उसकी वो अपने जितने उसका बनता है उसके हिसाब से वो ले जाता है करके। तो वो मनी की शक्ल में भी हो सकती है, वो इसके अलावा भी किसी शक्ल में हो सकती है, जो टेनेंट पे करेगा लैंडलॉर्ड को, इसमें ये बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट बताया गया रेवेन्यू कोर्ट क्या होगा जी। रेवेन्यू कोर्ट वो अदालतें हैं जिसके अंदर जमीन के हवाले से जो केसेस हैं वो चलेंगे। तो किसी ने मतलब है कि किसी की कोई नाइंसाफी हो गई किसी के साथ, तो वो केस लेकर जाएगा रेवेन्यू कोर्ट्स में। उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर के बारे में बताया गया। रेवेन्यू ऑफिसर के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर जो होता है हमारे पास, सबसे छोटा रेवेन्यू ऑफिसर होगा हमारे पास नायब तहसीलदार, उसके बाद तहसीलदार। ये जो है ना किसी भी आप कह सकते हैं कि तहसील में होते हैं, इनसे ऊपर जाएंगे हम रेवेन्यू ऑफिसर देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है, इन्हें हम तहसीलदार को हम कहते हैं AC1, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1, और नायब तहसीलदार को हम कहते हैं असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2। तो ये तहसील में होते हैं जो कि रेवेन्यू की कलेक्शन के हवाले से और रिकॉर्ड मेंटेनेंस के हवाले से सारे काम देख रहे होते हैं। तहसील के मामला जो होते हैं रेवेन्यू के सारे वही देख रहे होती है। इनसे ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमारे पास जो है ना आपको पता है कि क्या होता है जी, कलेक्टर होता है डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट के बाद हम आगे जाएं उसमें डिवीजन में तो हमारे पास कमिश्नर होता है। ये सारे रेवेन्यू ऑफिसर ही हैं, उनके लिए लफ्ज वो यूज किए जाते हैं कलेक्टर के या फिर जो है ना कमिश्नर के। इसी तरह से सूबे के अंदर जो सबसे बड़ा होता है वो हमारे पास मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होती हैं, या आप कह लें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इदारा होगा, उसमें मेंबर होते हैं। उसमें जो सबसे सीनियर होता है SMBR उसे हम कहते हैं। तो ये सारे हमारे पास विलेज ऑफिसर होते हैं। सर्वे मार्क के बारे में, जो सर्वे मार्क है इसमें क्या बताया, मार्क सेट अप बाय डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ पाकिस्तान। डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो सर्वे लगाएगा इसका वही जो है ना इसमें काउंट होंगे इस कानून के मुताबिक सर्वे मार्क। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है जी हमारे पास टेनेंसी की। टेनेंसी सर्वे नंबर है, सर्वे नंबर दरमियान में रह गया था। तो सर्वे नंबर को हम क्या कहते हैं, खसरा नंबर भी कहते हैं। सर्वे नंबर को खसरा नंबर भी हम कहते हैं। तो खसरा लफ्ज खसारा से निकला है। जब ये सारी जो जमीनें थी गवर्नमेंट की थी तो तब क्या किया गया, तो जब गवर्नमेंट किसी भी जमीन को निकालती बाहर अपने से अंदर किसी को दे रही होती या ट्रांसफर कर रही होती तो वो जमीन तो गवर्नमेंट कहती है खसारा हो गया इसे निकाल दो। खसारा से निकला है खसरा नंबर। तो खसारा नंबर दिया करती थी गवर्नमेंट, हाँ देखो भाई ये निकल गई बाहर हमारी गवर्नमेंट की मतलब है कि जुरिडिक्शन से, ये जो है जब हमने ट्रांसफर कर दी तो खसरा नंबर। तो खसरा नंबर फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। तो इसमें सर्वे नंबर या खसरा नंबर आप
आम जबान में कसरा नंबर ही कहते हैं। और जो है ना जी सर्वे नंबर इसे इंग्लिश में कहेंगे पोर्शन, मीन्स पोर्शन ऑफ लैंड ऑफ विच द एरिया इज सेपरेटली इंटर्ड अंडर इंडिकेटिव नंबर एंड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। रिकॉर्ड ऑफ राइट में उसे एक खास नंबर के साथ किसी भी जमीन को जो मेंशन किया जाता है, जो नंबर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कसरा नंबर कहते हैं, सर्वे नंबर कहेंगे। टेनेंट के बारे में बताया गया जी आगे। टेनेंट जो है ना जी ये क्या है जी? हु होल्ड लैंड अदर एन अदर पर्सन। टेनेंट किराएदार होगा जो किसी और के साथ, होल्ड लैंड अंडर एन अदर पर्सन, जो किसी और पर्सन के नीचे जमीन को क्या करे? होल्ड करे, वो क्या कहलाएगा? टेनेंट। किराएदार कहने से आप सिंपल लैंग्वेज में ठेकेदार, किराएदार, इस तरह जमीन मुट्ठे पे दी जाती है, ठेके पे दी जाती है आगे, तो वो ही आप समझ रहे हैं इसमें। इसमें यही बात समझे तो लायबल टू पे द रेंट, जो कि क्या करता है जी? पे करता है क्या जी? रेंट पे करने के क्या होगा जी? वो पाबंद होगा, ये इसमें बताया गया है। अच्छा, इसमें ये बताया गया कौन नहीं हो सकता टेनेंट, ये बात आपसे सवाल में पूछी जा सकती है। इसमें कहा गया मॉर्गेजी ऑफ राइट ऑफ लैंड ऑनर। उसने कहा है कि ऐसा मॉर्गेजी जो जिसके पास राइट हो, कौन से वाले? लैंड ऑनर के, जिसके पास लैंड ऑनर के राइट्स हैं वो टेनेंट नहीं हो सकता, ऐसा मॉर्गेजी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का पर्सन टू हुम लैंड होल्डिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड, जिसके नाम कुछ ना कुछ जमीन होल्डिंग ट्रांसफर की गई हो, वो भी नहीं हो सकता टेनेंट। टेनेंट के लिए तीन उसने कहा कि नहीं हो सकते। एक वो मॉर्गेजी जो क्या कर सकता है जी? जिसके पास राइट हो लैंड ऑनर की, वो नहीं हो सकता टेनेंट। दूसरा उसने कहा कि जिसके नाम ट्रांसफर की जाए कुछ ना कुछ होल्डिंग, तो वो भी नहीं हो सकता। तीसरी कंडीशन होती है पर्सन हु टेक्स फ्रॉम गवर्नमेंट अ लीज ऑफ अनऑक्युपाइड लैंड फॉर पर्पज ऑफ सबलिटिंग। तो ऐसा बंदा जो गवर्नमेंट से जमीन ले लीज पे, किस मकसद के लिए? जो आगे सबलिट करे, मजीद आगे लोगों को किराए पे दे दे, वो भी क्या नहीं कहलाएगा? टेनेंट नहीं कहलाएगा। इसमें ये बताया गया है। अब ये तीनों चीजें आपने याद रखनी है, ये डेफिनेशन वो आपको दे सकता है कि टेनेंट कौन नहीं हो सकता या कौन हो सकता है, सेक्शन 26 के मुताबिक इस तरह से वो आपसे पूछ सकता है। इसमें ये बताया गया है कि एक तो वो बंदा जो गवर्नमेंट से जमीन ले, जो खुद काश्तकारी ना करे, आगे क्या करे? वो तकसीम कर दे लोगों को और आगे रेंट पे दे दे, ठेके पे दे दे, तो वो भी इसमें शामिल नहीं है। तो ये इसमें बताया गया था। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो क्या है जी? वो बताएगी टेनेंसी की। टेनेंसी का वही जो जमीन किसी को जब आप देंगे ठेके पे या किराए पे, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हम टेनेंसी कहेंगे। तो इसमें बताया गया मीन अ पार्सल ऑफ लैंड हेल्ड बाय टेनेंट अदर वन लीज और वन सेट ऑफ कंडीशन। किसी भी कंडीशन के ऊपर जो है ना जो जमीन दी जाएगी किसी भी टेनेंट को, किराएदार को, वो क्या कहलाएगी? टेनेंसी कहलाएगी। ये बताया गया इसमें। अनइरिगेटेड लैंड का मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि हमारे पास तीन तरह की लैंड होती है। इरिगेटेड लैंड जिससे हम आर्टिफिशियली कुएं के जरिए, आर्टिफिशियली मतलब है कि सोर्स ऑफ वाटर से हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम नहर के जरिए या जो है ना जी आप कुएं के जरिए, जब हम मतलब ऐसा आर्टिफिशियल वे के जरिए जब जिस जमीन को हम सैराब करेंगे, पानी देंगे, वो हमारे पास क्या होगी? इरिगेटेड लैंड होगी। अनइरिगेटेड में हमारे पास वो जमीन होती है जो रेन के जरिए, फ्लड के जरिए, जो बारिशों के जरिए जिसे पानी लगे या फ्लड के जरिए लगे, जिसे हम सैलाबी कहते हैं और बारानी जमीनें कहते हैं, वो भी अनइरिगेटेड होते हैं। इन पे भी टैक्स होता है लेकिन थोड़ा होता है। इरिगेटेड पे सबसे ज्यादा होता है क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही होती है वहां पे 12 महीने जो है ना पानी आपको सप्लाई हो रहा होता है, जिसमें मतलब कुओं के जरिए, ट्यूबवेल के जरिए नहरी पानी पूरे 12 महीने आपको मिल रहा है। वो सारे के सारे क्या होंगे? हमारे पास इरिगेटेड होंगे, उन पर टैक्स ज्यादा होगा। अनइरिगेटेड जो फ्लड के जरिए कभी कभार जहां पे जो है ना जी बारिश आ जाए, वो सारी की सारी अनइरिगेटेड होंगे। तीसरी हमने डिस्कस किया था इसमें बैरन लैंड, बंजर जमीन, जिसे कम से कम 6 साल जिसपे कुछ ना हुआ हो, मतलब 12 फसलें, एक साल में 2 फसलें होती है ना, जिसपे मुसलसल 12 फसलें काश्त ना हुई हो, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, या 6 साल जिसके ऊपर कभी कोई काश्त ना हुई हो, वो बैरन जमीन है। विलेज ऑफिसर का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें हमारे पास 3 विलेज ऑफिसर होते हैं।
सबसे पहले हमारे पास क्या होगा जी, कानून गो होगा जिसे हम कन गो कहते हैं, फिर हमारे पास पटवारी होता है, फिर हमारे पास लंबरदार होता है। तो यही ये मुख्तलिफ नाम हैं इनके जो है ना मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। तो यही इसमें बताया गया है कि जो लंबरदार वही कहीं पे इसे एडमैन कहेंगे, रईस कहेंगे, इसे अरबाब भी कहेंगे, पियन कहेंगे, टप्पेदार, कोठार, ये मुख्तलिफ नाम है मुख्तलिफ इलाकों में जो इन्हें बुलाया जाता है। तो इसमें यह बताया गया कि विलेज ऑफिसर का काम क्या है जी, सुपरवाइज द कलेक्शन, जो कलेक्शन होगी उसकी क्या करेगी, सुपरविजन करेगी। इसकी ड्यूटी है टू कलेक्ट करना, इसकी ड्यूटी है कि रेवेन्यू कलेक्ट करना, सुपरवाइज करना ऑफ रेवेन्यू ऑफ एन स्टेट, किसी भी स्टेट का रेवेन्यू। तो ये इसमें बताया गया विलेज ऑफिसर की ड्यूटी होगी। तो ये आपकी डेफिनेशन वाला टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ कंप्लीट हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना जी हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह।